ये अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, तो आज तो जेई एडवांस का डिस्कशन था। तो कैसा हुआ? हुए क्वेश्चंस? कोई बात नहीं, जो नहीं हुए वो अभी हो जाएंगे। वेरी गुड इवनिंग। फिर थर्मो के डिस्कशन, तो जल्दी से डिस्कशन करते हैं। एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। अच्छा, वो भाव कार्तिक का कहना सर 23 आउट ऑफ 28 हो चुके हैं। 23 आउट ऑफ 28 हो चुके हैं। हम्म, बहुत अच्छा। और किसका क्या हुआ बताओ अपना। वेरी गुड इवनिंग। आपके पैर कहाँ गए प्रणाम करना? बेटा बस बोलने से भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज कर लेंगे। अभिराज के 22, रुचित के 19, अभिनव के 24, प्रवीण ओनली 13। और करो बेटा, हो जाएगा, कुछ नहीं। 22 अभिराज। और किसने क्या किया? दिव्यांशु केवल 9, निखिल 20, चिराग 24, यार विवेक नाम नहीं पढ़ पाया मैं, पर्व, भार्गव, देवज्ञ। ओहो, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। अ- हाँ हाँ, चलो चलो जी, चलो तो एक काम करते हैं। अ, अपने पास फॉर एग्जांपल लास्ट के 20 मिनट्स डिस्कशन के लिए रखेंगे। लास्ट के 20 मिनट्स हम जेई एडवांस का डिस्कशन करेंगे, यानी 5-10 तक हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और फिर लास्ट के 10 मिनट्स डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलो, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में, अब थर्मोडायनेमिक्स पे मैं बात कर रहा हूं। हमने बात की थी हीट की, हमने बात की थी वर्क की, और हमने बात की थी एनर्जी की, राइट? और मैंने ये कहा था आप लोगों से कि एनर्जी जो होती है वो केवल दो ही तरीके की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जो भी मूवमेंट के कारण एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, जो भी फोर्स के कारण एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स है तो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कोई कहता है ना न्यूक्लियर एनर्जी, अब न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली है क्या? वो न्यूक्लियर फोर्स है तो वो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोल देते हैं। वो भी एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है। विंड एनर्जी क्या है? विंड, हवा मूव यानी एयर फ्लो कर रही है तो वो एक तरह की काइनेटिक एनर्जी है भाई, तो विंड एनर्जी है। तो इस तरह से कोई भी जो एनर्जी है या तो काइनेटिक एनर्जी है या वो पोटेंशियल एनर्जी है, राइट? अब यहां पर अभी मैं और डिटेल में इसकी बात करूंगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर हम पुट करेंगे। काइनेटिक और पोटेंशियल, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक सब्सटेंस की या सिस्टम की केवल किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि कोई भी अगर प्रोसेस हो रहा है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर आ रही तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और यही अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी।
राइट ये हमने डिस्कस किया था, बिकॉज इन सब में टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो जो भी चेंज हो रहा है वो केवल किस में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसके अभी मैं और एग्जाम्पल आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें और निकल के आती है, वो बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन और होता है, उस पर भी मैं बात करूंगा कि हीट की बात करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपसे लेता हूं, एग्जांपल की बात करते हैं। जो लाइट है, लाइट क्या है, लाइट को क्या बोलोगे? हाँ हाँ, किसी ने पूछा भी है, वेरी गुड, हार्दिक ने पूछा भी, आ रहा हूं हार्दिक उसी। ही लाइट को क्या बोलेंगे? कोई कहता वेव, कोई कहता एनर्जी। चलो एनर्जी तो है, सही बात है। अब एक नया वर्ड कोई कह रहा वेव और आ गया, रेडिएशन है। अच्छा, वरुण श्रेष्ठ कह रहा बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बिल्कुल सही बात है, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हो। अच्छा, क्या लाइट को मैं हीट बोल सकता हूं क्या? लाइट एनर्जी तो है, बिल्कुल सही बात है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल सही बात। क्या उसे हीट बोल सकते हैं? क्या लाइट को मैं हीट बोल सकता हूं? यस या नो? कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स, ये बात भी सही है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसकी बात करते हैं। फोटॉन्स होते हैं, ये ठीक बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है। बहुतों ने कहा नहीं, बहुतों ने कहा यस। अब लेकिन मैं बताता हूं, जो लाइट है, लाइट है क्या? सन से अर्थ तक क्या आ रही है? लाइट आती ना, हम यही तो कहते हैं लाइट हमारे पास आ रही है, वो किसकी फॉर्म में आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो क्यों आ रही है? सन से अर्थ तक लाइट क्यों आ रही? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस सन से अर्थ तक लाइट आ रही है, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी आ रही है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी आ रही है, दैट इज व्हाट? इज हीट। बेसिकली हीट तीन तरह से, यानी हीट तीन फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। कैसे कैसे? बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, आप सबको पता है, और रेडिएशन। और लाइट एक तरह से क्या है? लाइट क्या है? रेडिएशन ही तो है, जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हो, ईएम वेव्स, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो लाइट है वो एक तरह की हीट है। अर्थ, सन से अर्थ तक लाइट आ रही है, एनर्जी आ रही है, वो एक तरह की हीट है। समझ में आया? तो यहां पर अभी किसी ने पूछा भी था रेडिएशन क्या है, तो वो बेसिकली एनर्जी इन ट्रांजिट मोड है। बेसिकली वो एनर्जी इन ट्रांजिट मोड है, तो उसे आप हीट बोल सकते हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो यहां पर हीट या तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इनके थ्रू फ्लो होती है। तो अगेन यहां पर बहुतों का ना पता कंफ्यूजन होता है, सर आप इवन 6th 7th की बुक देखोगे ना, तो वहां ऐसा एक टर्म लिखा होता है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, मैं फैक्ट बता रहा हूं। एक बार मेरे पास एक 6th 7th से एक स्टूडेंट मेरे पास आए, उनको पता था कि सर मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मेरे पड़ोस में ही रहती थी। तो उनके बुक्स में कैटेगराइजेशन था एनर्जी का, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, और कुछ एग्जाम्पल्स क्या थे कि लाइट एनर्जी क्या है। उसमें लिखा हुआ था कि जो सन से अर्थ तक आ रही है, दैट इज लाइट एनर्जी, क्योंकि उससे हमें दिखता है। और हीट एनर्जी क्या है? जो कैंडल होती है ना, कैंडल से हमें हीट मिलती है, तो दैट इज हीट एनर्जी। तो उसका कहना था कैंडल से भी तो दिखता है, तो वो फिर वो लाइट एनर्जी क्यों नहीं हुई? या सन से जो आ रही है उससे भी तो हम हीट अप हो सकते हैं, वो हीट एनर्जी क्यों नहीं हुई? तो वो, तो मैंने जब उसको ये कहा कि ये एक ही चीज है, ये अलग अलग है ही नहीं, तो उसे कहा नहीं, आप तो गलत हो,
क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है लाइट एनर्जी अलग, हीट एनर्जी अलग। जब मैंने कहा नहीं ये एक ही चीज है, तो कहता नहीं आपको तो कुछ नहीं आता। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है भाई, ये बहुत कंफ्यूजन है। तो यहां पर समझना, जो लाइट आ रही है वो रेडिएशन है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। हाँ, इस लाइट में से कुछ लाइट के थ्रू हम देख भी सकते हैं, कुछ लाइट के थ्रू हम देख भी सकते हैं, लेकिन कौन सी लाइट के थ्रू, कौन से रेडिएशंस के थ्रू? विजिबल के थ्रू। विजिबल के थ्रू हम देख सकते हैं, बाकी यूवी रेज, एक्स रेज, इनके थ्रू हम नहीं देख पाएंगे, इनके थ्रू हम देख नहीं सकते हैं। तो यहां पर कुछ लाइट के थ्रू हम देख पाते हैं, बट लाइट एनर्जी तो है ही है, वो टेम्परेचर बढ़ा सकती है, टेम्परेचर, उस टेम्परेचर चेंज के कारण वो मूव कर रही है। तो ये ध्यान रखना। ये एक छोटी सी चीज और थी जो मैंने बताई, लाइट को आप क्या बोल सकते हो? हीट बोल सकते हो। हीट तीन तरह से ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है। अरे बेटा, कंडक्शन का मतलब होता है कि एक मान लो एक पत्थर है बड़ा सा, या एक लोहे की रोड है, एक साइड से गर्म करोगे तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। कंडक्शन हो रहा है, यानी पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। लेकिन एयर जो होती है, एक जगह अगर एयर गर्म है, वो दूसरी जगह मूव करती है, एयर भी दूसरी जगह मूव करती है, वहां पर नेट मूवमेंट होता है, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लेकिन पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कन्वेक्शन। और रेडिएशन में पता क्या होता है? कोई पार्टिकल नहीं होते हैं, कोई मीडियम नहीं होता है, बिना मीडियम के एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसे कहा जाता है रेडिएशन। ठीक है, अभी वो ज्यादा डिटेल में मत पूछना इस चीज को, बस इतना सही। बाप आगे बात करते हैं वर्क की। वर्क जो है केमिस्ट्री में, हम इस वर्क को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पीवी वर्क और दूसरा नॉन पीवी वर्क। क्या होता है ये वो समझा रहा हूं। पीवी वर्क का मतलब होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मतलब क्या हुआ? एक कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो ये पीवी वर्क है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क मतलब कंटेनर में पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज पीवी वर्क। कहां होता है ये पीवी वर्क? जितने भी इंजन है, कार में, बाइक्स में, ये डेली लाइफ में जितने भी कार या बाइक्स इनमें इंजन है, इन सब में पता है क्या होता है? पीवी वर्क होता है, दैट इज पीवी वर्क। और हमारी लाइफ में इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है पीवी वर्क की, क्योंकि सारी कार्स उसी से चल रही होती है। आप कैसे बाइक, कार या स्कूटर, सब में इसी तरह का वर्क हो रहा है। नॉन पीवी वर्क भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन पीवी वर्क कहां हो रहा होता है? नॉन पीवी वर्क का कोई एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जो इलेक्ट्रिक वर्क है, इसका अगर एग्जांपल की हम बात करें, तो इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क कहां होता है? जैसे एक वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वायर में भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, फोर्स लगने के कारण एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन यहां पर कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसके कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो भी एक तरह का वर्क है, उसे आप कहते हो इलेक्ट्रिक वर्क। ग्रेविटेशनल वर्क भी होता है, एक पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी के कारण वो पत्थर मूव कर रहा है, वो भी एक तरह का वर्क है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वर्क। ग्रेविटेशनल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क। तो इस तरह से हमने वर्क को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। पीवी वर्क और बाकी जितने भी वर्क है उन सबको हम क्या कहेंगे? नॉन पीवी वर्क। पीवी को अलग कर दिया, नॉन पीवी को अलग कर दिया। इस चैप्टर में मेनली हम बात किसकी करेंगे? पीवी वर्क की बात करेंगे। इस चैप्टर में मेनली हम किसकी बात करेंगे? पीवी वर्क की ही बात करेंगे। लास्ट में चैप्टर के एंड में थोड़ा हम नॉन पीवी की भी बात करेंगे, बट हमारा मेजर फोकस जो रहेगा वो किस पर रहेगा? पीवी वर्क पर। यानी अब इस चैप्टर में मैं जब भी बात करूंगा मतलब पीवी वर्क, यानी पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, उस वर्क की हम बात करते हैं। नॉन पीवी वर्क की बात आए तो आप कह सकते हो, एक एग्जांपल दिमाग में रखो यार, इलेक्ट्रिक वर्क कैसे समझाना है? एक वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उस पर फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो मूव कर रहे हैं, तो वो एक तरह का इलेक्ट्रिक वर्क हुआ है। समझ गए? राइट। चलिए, तो पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क। अब मैं वापस आ रहा हूं एनर्जी वाले पार्ट पर। जैसा मैंने बताया, एनर्जी कितने तरह की होती? कोई दो तरह की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, स्प्रिंग का वर्क, ये सब
पीवी वर्क और बाकी सारे नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क में कंटेनर होना चाहिए जिसमें पिस्टन लगा होना चाहिए, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करना चाहिए, वो पीवी वर्क है। बाकी जितने भी वर्क आप जानते हो वो सब किस में डाल दोगे, नॉन पीवी वर्क में जाना। ठीक है, अब यहां पर दो तीन एग्जाम्पल्स में ले रहा हूं, उनको ढंग से सुनना। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो तभी चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो तभी चेंज होती है जब टेम्परेचर चेंज होता है, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। इसको समझते हैं, इसको समझते हैं, सुनना मेरी बात को। जैसे एक छोटे सा एग्जांपल लेता हूं, मटके में रखा हुआ पानी आप सबको पता ठंडा हो जाता है ना? पता है मटके में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन आता है क्यों होता है भाई, क्यों मटके में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है? थोड़ा बहुत लिख के बताने की कोशिश करो मुझे, दो कमेंट बॉक्स में लिखना। आई नो थोड़ा मुश्किल काम है इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखना। मटके में रखा हुआ पानी क्यों ठंडा हो जाता है? तो बहुतों का आंसर आया सर इवोपोरेशन के कारण। बात तो बिल्कुल सही है, कूलिंग ड्यू टू इवोपोरेशन। ऑस्मोसिस नहीं होता राजा, टाइनी पोर्स होते हैं जिसके कारण, बिल्कुल सही बात है। किसी ने लिखा जो वेपर ज्यादा गर्म होती है। अब यहीं पर मैं आपको बताऊं, ये बात तो सही है लेकिन केवल एक छोटा सा पॉइंट है। अच्छा ये बताओ कि वेपराइजेशन होने से अंदर का पानी ठंडा हो जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि अंदर के पानी की एनर्जी से वो वेपराइज होता है, अंदर के पानी से एनर्जी लेके वो वेपराइज होता है, इसलिए अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। इसका मतलब जो पानी वेपराइज होता है वो गर्म हो जाता होगा। इसका मतलब जो पानी वेपराइज होता है वो गर्म हो जाता होगा, क्योंकि अंदर से एनर्जी ले रहा हूं तो वो पानी ठंडा हो रहा है, तो बाहर जो पानी वेपराइज हो रहा है जो एनर्जी ले रहा है वो गर्म हो जाता होगा। क्या ऐसा लगता है क्या आपको? सॉइल कोई हीट अब्जॉर्ब नहीं करती, पानी का मटका कोई, वो जो मटके का मटेरियल होता है ना वो कुछ नहीं करता। हाँ अभी किसी ने सही आंसर लिखा, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, अब मैं बताता हूं। देखो इसको ढंग से एक्सप्लेन करना है ना तो हमें काइनेटिक और पोटेंशियल ये दो वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। काइनेटिक और पोटेंशियल ये दो वर्ड्स हमें यूज करने पड़ेंगे। समझाता हूं इस चीज को। पहली चीज एक ध्यान रखना, जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि जैसे ये पेन है, ये पेन अगर अर्थ की सरफेस से दूर जाता है, ये पेन जो अगर अर्थ की, दिख रहा है पेन अर्थ की सरफेस से दूर जा रहा है तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अर्थ और पेन के बीच में एक अट्रैक्शन है। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है और अगर वो दूर दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। फिर से बोल रहा हूं, दो पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन है और अगर वो दूर दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, राइट? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इसको ऐसे भी समझ लो, अगर पानी है, पानी अगर वेपराइज हो रहा है, पानी अगर वेपराइज हो रहा है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो मतलब पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, और अगर एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी, राइट? अब मटके में रखा हुआ पानी जो है उसमें पोर्स होते हैं, उन पोर्स से क्या होता है, पानी जो है ना बाहर आता है और वो इवोपोरेट हो जाता है। अब पानी जो इवोपोरेट हो रहा है यानी वो बाकी के पानी के मॉलिक्यूल से दूर दूर जा रहा है, बाकी के पानी के मॉलिक्यूल से दूर दूर जा रहा है, तो जो पानी इवोपोरेट हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, राइट? अब वो एनर्जी कहां से आएगी भाई? उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ रही है वो कहां से आएगी? तो वो जो पानी का मॉलिक्यूल इवोपोरेट हो रहा है वो मटके के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उससे एनर्जी लेता है। अब क्वेश्चन आता है मटके के अंदर से कौन सी एनर्जी ले रहा है? कौन सी एनर्जी ले रहा है? क्योंकि मटके के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही है।
मटके के अंदर के मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रही, वो तो जितने पहले पास में थे अभी भी उतने ही है। यानी मटके के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कब चेंज होगी, जब वो दूर दूर जाएंगे। तो मटके के अंदर के मॉलिक्यूल्स तो जो वहीं थे वहीं पर है, तो मटके के अंदर के मॉलिक्यूल से वो कौन सी एनर्जी ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, जिसके कारण मटके के अंदर जो पानी है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि मटके के अंदर का पानी की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। समझ में आया? यानी यहां पर जो पानी है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और जो पानी इवोपोरेट हो रहा है, जो पानी इवोपोरेट हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने पर टेम्परेचर नहीं चेंज होता। टेम्परेचर कब चेंज होता है, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो इस पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस पानी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। समझ में आई मेरी बात? यानी काइनेटिक और पोटेंशियल से समझाओ। जनता कहती पानी इवोपोरेट होगा तो उसके कारण कूलिंग इफेक्ट आता है, इसीलिए टेम्परेचर कम हो जाता है। सही लग रहा है, लेकिन जब कोई ये पूछ लेता कि अच्छा जो पानी इवोपोरेट हो रहा है वो गर्म हो जाएगा, तो यहां गाड़ी फंस जाती है। तो आप कहो कि ये गर्म नहीं होगा क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है। इसकी कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। समझ में आया? और इसकी कौन सी एनर्जी कम हो रही, काइनेटिक एनर्जी। यानी एक तरह से मटके के अंदर की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। ये सब आप लोग अभी लाइव खुद अपने ऊपर चेक कर सकते हो, आप खुद चेक कर सकते हो। एक काम करना, बैठे हुए हो, अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको फूक मारनी है दो तरह से। एक तो पूरा मुंह खोल के फूक मारो, पूरा मुंह खोल के फूक मारो, और एक थोड़ा सा ओपन करके। मैं दिखाता हूं कैसे। और एक ऐसे। क्या डिफरेंस है? बताओ क्या डिफरेंस है। कोई इससे पहले पूछा था सर मटके के अंदर काइनेटिक एनर्जी कहां पर है। अरे यार, इनको तो मतलब कुछ भी पूछो, कुछ भी अजीबोगरीब पूछ सकते हैं। हर एक सिस्टम के अंदर पहले भी बताया था कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है। हर एक सिस्टम के अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अंदर काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। अब सुनो अच्छी तरह से और समझने की कोशिश करो सीरियसली, अगर समझना चाहते हो तो। इधर उधर के उलझुल क्वेश्चन मत पूछो। तो डिफरेंस समझ में आया? पूरा मुंह खोल के हवा फेंकते हैं, गर्म हवा आ रही है। थोड़ा सा करते हैं, ठंडी हवा, और अच्छा खासा डिफरेंस होता है। क्यों है वो समझा रहा हूं मैं आपको। बट आपको बताऊं, एसी, रेफ्रिजरेटर इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं। ये जो एसी बने ना, इसी कॉन्सेप्ट से बने हैं। रेफ्रिजरेटर जो बना है वो इसी कॉन्सेप्ट से बना है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो आउटसाइड टेम्परेचर से ज्यादा होता है जनरली। तो इसीलिए आपके अंदर की जो हवा वो गर्म है। तो जब आप पूरा मुंह खोल के फूंक मार रहे हो तो गर्म हवा आ रही है, क्योंकि अंदर की आपकी एयर जो है, आपके अंदर जो हवा है वो गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसीलिए वो टेम्परेचर भी ज्यादा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मुंह खोल के, यानी अब मैंने क्या कर दिया, ओपनिंग जो है वो बहुत छोटी कर दी, मुंह की ओपनिंग जो है वो बहुत छोटी कर दी, तो हो क्या रहा है, जब वो एयर मुंह से बाहर निकल रही ना, यूं कर दो तो छोटी सी ओपनिंग है, छोटी सी ओपनिंग से जब एयर बाहर निकल रही है, तो मुंह से जैसे ही एयर बाहर निकल रही है वो क्या कर रही है, एक्सपेंड हो रही है। वो एक्सपेंड हो रही है, राइट। मुंह से जैसे ही हवा बाहर निकली, बाहर निकलती वो एक्सपेंड हो गई, एक्सपेंड हो गई। अब मुंह की एयर जब एक्सपेंड हो रही है तो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। सुनना अच्छी तरह, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। और अगर अट्रैक्शन होने के बाद मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो कौन सी एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि वो एक्सपेंड कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, जल्दी से बताओ, कौन सी एनर्जी बढ़ेगी।
यस, बिल्कुल सही कहा। कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अट्रैक्शन है तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी बढ़, दूर दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब क्वेश्चन आता है एनर्जी आएगी कहां से? भाई पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है यूनिवर्स की, वो तो चेंज हो नहीं सकती। तो ये एनर्जी जो बढ़ रही है वो आएगी कहां से? तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को किस में ट्रांसफर करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी में। यानी इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी जितनी कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और सिंस काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है इसीलिए टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए वो आपको हवा ठंडी दिखाई दे, वो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आपने कभी नोटिस किया एक दरवाजा बंद होता ना, मान लो किसी रूम में आप बैठे हुए हो, दरवाजा बंद है, तो डोर के नीचे से जो छोटा सा स्मॉल गैप होता ना, फ्लोर और डोर के बीच में, वहां पर बैठ जाओ आप, ऐसा लगे अरे वाह ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। राइट? क्यों? क्योंकि वहां से जब वो हवा रूम के अंदर घुसती तो रूम के अंदर आते ही वो क्या होती? एक्सपेंड होती, एक्सपेंड होती, जिसके कारण वो ठंडी हो जाती है। लेकिन पूरा दरवाजा खोल दो आप, पूरा दरवाजा खोल दो, फिर नहीं आती। हाँ बेटा, पूरा मुंह खोल रहे हो तो जैसे है वैसे ही निकल रही बेटा, स्मॉल ओपनिंग से निकलेगी तो वो एक्सपेंड हो रही ना। लॉजिकल कुछ भी पूछ तो, पूरा मुंह खोलोगे तो क्या एक्सपेंड हो रही है? जैसे कि जैसी आ रही। छोटा सा मुंह खोला तो हुआ क्या? जो आपके मुंह की अंदर की एयर है यहां से कंप्रेस हो गई, कंप्रेस हो गई, और जैसे ही छोटे से छेद से बाहर निकली, कंप्रेस हो गई, बाहर आ गई, तो वो क्या होगी? एक्सपेंड होगी, वो एक्सपेंड हो जाएगी। राइट? तो इसीलिए वो ठंडी होती है। आपको पता है एसी कैसे वर्क करता है? एसी कैसे, एसी का काम क्या होता है? आप सबने सुना होगा एसी में, पता है क्या होता है? कंप्रेसर होता है, एक कंप्रेसर होता है, सुना आपने? सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो होती है एसी के अंदर, अपनी एक गैस होती है, बहुत बार रिफिल करवाते हैं, तो वो कंप्रेसर उस गैस को पहले क्या करता है? कंप्रेस करता है एसी के अंदर की गैस को, और फिर उसको एसी के अंदर आपने देखा होगा पतले पतले बहुत सारे पाइप्स होते हैं, बहुत सारे पतले पतले अंदर पाइप्स होते हैं, तो वो कंप्रेसर उस गैस को उन पाइप्स में रिलीज करता है। जैसे ही वो गैस उन पाइप्स में रिलीज होती है, गैस उन पाइप्स में रिलीज होती है तो वो एक्सपेंड होती, पाइप्स के अंदर गैस एक्सपेंड होती है तो ठंडी हो जाती है। अंदर की गैस जब ठंडी होती है तो बाहर की जो एयर है, आसपास की जो एयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा, अंदर गैस का टेम्परेचर कम, तो एयर से हीट यहां ट्रांसफर होती है, क्योंकि बाहर गर्म अंदर ठंड। तो ये जो एयर है, जो इस पाइप्स के आसपास की एयर होती है, वो ठंडी हो जाती है, और यही ठंडी एयर हमारे रूम में ट्रांसफर होती है। यही ठंडी एयर हमारे रूम में ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए ये एसी में आपने देखा कंप्रेसर होता है और बहुत सारे पाइप्स होते हैं जिनके अंदर ये जो गैस है वो एक्सपेंड होती है, वापस वो गैस पहुंच कंप्रेसर के पास पहुंच जाती है, फिर एक्सपेंड होती है, फिर वापस कंप्रेसर के पास पहुंचती है, फिर एक्सपेंड होती है। जब वो एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, तो एयर से वो हीट लेती है, जिसके कारण ये एयर भी जो है वो ठंडी हो जाती है। और यही होता है हर जगह जहां पे भी कूलिंग हो रही है, कूलिंग करनी है तो उसका तरीका यही तरीका होता है। समझ में आई मेरी बात? चलिए एक और एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं, दो एग्जाम्पल तो मैंने यहां पर ले लिए। मजा आया? देखो इस चैप्टर को समझना है ना, तो पहले हमें एनर्जी से नहीं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को समझना होगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, कुछ नहीं सुना होगा। मटका कुल्फी खाई है कभी? मटका कुल्फी आप लोगों ने? अब आजकल तो देखो ऑब्वियस सी बात है, इतनी नहीं मिलती है, इतनी नहीं दिखती है, आजकल तो सब रेडीमेड बनी बनाई, बट फिर भी कहीं कहीं दिख जाती है। हाँ भाई, मटका कुल्फी की बात कर रहा हूँ, खाइए। हम्म। एयर प्यूरिफायर का फंडा अलग है, एयर प्यूरिफायर की बात होना, मैंने कितनी बार बोला, पढ़ते हुए थोड़ा कनेक्टेड चीजों की बात करा करो बेटा। हाँ। अब आपने कभी देखा है या थोड़ा बहुत नोटिस किया है, पता मटका कुल्फी वाला क्या करता है?
मट आइसक्रीम की छोटी छोटी डिब्बियां होती है, उसमें वो वही मिल्क भरता है। ऐसी कुछ डिब्बियां होती है ना, जिसमें वो मिल्क भर के उनको बंद कर देता है, ऐसे बंद कर देता है। इसमें मिल्क भर के उनको बंद कर देता है, अच्छी तरह से टाइट बंद कर देता है, वही दूध या जो भी होगा उसके अंदर, और फिर उसको वो मटके में डाल देता है। और जिस मटके में डालता है ना, उस मटके में आपको पता है वो आइस डालता है बहुत सारा, और आइस के साथ क्या डालता है? सॉल्ट। आइस के साथ वो और क्या डालता है? नमक, सॉल्ट डालता है। क्वेश्चन मेरा इसी पर है कि यार ये आइस के साथ सॉल्ट क्यों डालता है? आइस के साथ सॉल्ट क्यों डालता है, उस पर क्वेश्चन है। बट उससे पहले एक और चीज आपको बताऊंगा एज ए फैक्ट, अभी उसको याद करना। आपको पता है जब स्नोफॉल होता है, हिली एरियाज में जब स्नोफॉल होता ना, तो रोड से स्नो को हटाने के लिए पहले पता क्या किया जाता है? रोड से स्नो को हटाने के लिए एक तो वो मशीन होती है, उससे हटा सकते हो। उसके अलावा और क्या किया जाता है? सॉल्ट स्प्रे किया जाता है। हाँ, सॉल्ट डालने से पता क्या होता है? वो आइस जो है ना वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। सॉल्ट डालने से आइस जल्दी मेल्ट हो जाती है। कोई कह रहा जल्दी मेल्ट ना हो इसलिए सॉल्ट डाला जाता है, बट स्नोफॉल होता है तो रोड से स्नो को हटाने के लिए सॉल्ट डाला जाता है। आगे चल के समझाऊंगा मैं इस चीज को, बट अभी इतना सा याद रखो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कुछ कुछ, कि सॉल्ट डालने से वो जो आइस है ना जल्दी मेल्ट हो जाती है, राइट। क्योंकि सॉल्ट डालने से आइस यानी पानी का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो वो जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाती है। बिल्कुल, ये चीज ध्यान रखना अभी, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन है लेकिन अभी नहीं आएगा, वो 12th में आएगा, तो वो बाद की बात है। बट इतना जरूर याद रखना, ये नॉर्मल चीज है, ऐसा सब करते हैं। अभी केवल सुनते रहो बेटा, अभी कुछ नोट करने वाली बात नहीं है। अभी कुछ नहीं नोट करना, बस सुनते रहो, समझ में आना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वो जो मटके वाला है, वो आइस के साथ क्या डाल रहा है? सॉल्ट डाल रहा है। तो आइस डाल के अगर वो सॉल्ट डालेगा तो वो तो आइस मेल्ट हो जाएगी, वो तो आइस मेल्ट हो जाएगी। तो फिर क्या फायदा? यानी आइस मेल्ट हो जाएगी, पानी बन जाएगा, तो इससे अच्छा मटके में पानी डाल दो। तो पानी ही डाल दे। तो सॉल्ट क्यों डाल रहा हो? तो आइस के साथ सॉल्ट क्यों डाल रहा है? समझ में आया क्वेश्चन? पहले तो बताओ। हम्म। कह सकते हो सर, उसे थोड़ी पता सर, उसने कौन सी साइंस पढ़ी है, उसे पता ही नहीं होगा कि आइस के साथ सॉल्ट डालने पर आइस मेल्ट हो जाता है, उसे क्या पता। अरे नहीं बेटा नहीं, उसे सब कुछ, देखो उसे टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा लेकिन उसे बहुत कुछ पता है। और मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा लगता है जो साइंस है ना, जो घरों में जो हमारी मम्मी, आपकी मम्मी या जो खाना बना रही है उनको बहुत सारी साइंस की टेक्निक्स पता है। दो उनके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, लेकिन उन्हें पता क्या चीज करने से क्या होता है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। और इस मटके वाले को भी बहुत कुछ पता है जो बहुत सारे साइंटिस्ट को शायद नहीं पता हो। अब मैं बताता हूं क्या क्यों ऐसा वो करता है, सुनना अच्छी चीज, बहुत बता रहा हूं मैं आपको। एक्चुअली मान लो ये जो आइस जो है ना, आइसक्रीम जो है वो जल्दी फ्रीज कब होगी? मटके का टेम्परेचर जितना कम होगा आइस उतनी जल्दी फ्रीज होगी। -5 डिग्री पे मान लो फ्रीज होने में 1 आवर लगता है, तो कह सकते हो कि -15 डिग्री पर हो सकता है 40 मिनट्स ही लगे फ्रीज होने में। यानी जितना टेम्परेचर कम होगा आइसक्रीम जो है वो जल्दी फ्रीज होगी। सही बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हमने आइस डाला है, मान लो जो मटके में आइस डाला है, लेट से उसका टेम्परेचर ही -5 डिग्री सेल्सियस है, तो मटके का टेम्परेचर भी मिनिमम कितना होगा? जो आइस का टेम्परेचर है, यानी -5 डिग्री होगा। अब वो मटके वाला ये चाहता है कि यार मटके का अंदर का टेम्परेचर -5 डिग्री से भी कम हो जाए, -5 डिग्री से भी कम हो जाए। तो अब कैसे करें भाई? आइस जो डाला वही -5 डिग्री का,
उससे कम टेम्परेचर कैसे करें हम? नहीं। और तो अब उसको उस टेम्परेचर और कम करना है, तो वो क्या करता है, इसमें सॉल्ट डालता है। सॉल्ट डालने से क्या होता है, ये आइस मेल्ट होती है। सॉल्ट डालने से आइस जो है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और आइस जब मेल्ट होगी तो मेल्ट होने पर आइस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। मेल्टिंग होने पर, वेपराइजेशन होने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो कौन सी एनर्जी कहां से आएगी? पोटेंशियल, आइस मेल्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, आइस मेल्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी कहां से आएगी? तो मटके के अंदर की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण कह सकते हो टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी आइस जैसे जैसे मेल्ट होगी, मटके का अंदर का टेम्परेचर -6, -7 डिग्री, -10 डिग्री, -12, -15 इस तरह से कम होता जाएगा और वो आइसक्रीम जल्दी फ्रीज हो जाएगी, वो जल्दी फ्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई कुछ? ये कॉन्सेप्ट है। और मैं बताता हूं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो आप एक रूम में बैठे हुए हो, आपके पास एसी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास आइस है और आप चाहते हो यार रूम को और ठंडा करना। एक तरीका तो क्या है कि उस आइस स्लैब को रूम में रख दो। मान लो आइस की बड़ी सी स्लैब आती है, उसको रूम में रख दो। ठीक है, धीरे धीरे रूम ठंडा होगा, लेकिन आप चाहते हो कि जल्दी ठंडा करना है तो उस आइस पर सॉल्ट डाल दो। उस आइस पर सॉल्ट डाल दो। जितना जल्दी वो आइस मेल्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, रूम की एयर की काइनेटिक एनर्जी कम होगी और रूम की एयर जो है वो ठंडी हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। देखो मोहित, मैं ज्यादा वर्ड यूज नहीं करता, लेटेंट हीट और वे हीट, ये क्या ना, यही वर्ड तकलीफ करते हैं। एक वर्ड सिंपल सा हीट बोला, दैट्स इट। जितनी ज्यादा ये अलग अलग वर्ड यूज करोगे ना, उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने सिंपल सा बोला, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अब उसके हजारों नाम बोलोगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। चलो वापस इस पर, आपको पता कभी भी जब स्नोफॉल होता ना, स्नोफॉल अगर है उस टाइम पर कभी इतनी सर्दी नहीं लगती है, ठंड नहीं होती है। पता है सर्दी कब लगती है? स्नोफॉल के टाइम नहीं लगती। कब लगती पता है? उसके 2, 3, 5 दिन बाद। क्यों 5 दिन बाद? क्यों? क्योंकि जब वो आइस मेल्ट होती है, जब वो आइस मेल्ट होती है तो वो आसपास की एयर से एनर्जी ले लेती है। यानी आइस मेल्ट होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। आएगी कहां से? तो आसपास की जो एयर है उसकी काइनेटिक एनर्जी, उससे क्या होती, काइनेटिक एनर्जी लेती है, जिसके आसपास की एयर का काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। आसपास की एयर की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, इसीलिए वो एयर जो है वो ठंडी हो जाती है। उमस और वो कुछ भी लिख दो तुम, सुन रहे हो जो बस कह रहा हूं, जो बहुत ढंग से सुनो अपने अपने, और भूल जाओ। ये सोचो कि हाँ, कुछ नहीं आता, तुम एकदम ब्लैंक हो, और फिर मेरी बातें सुनो, क्योंकि कुछ कुछ कमेंट तो ऐसे कोई लिख देता है जिसका कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं होता। अदा ये एग्जाम्पल संचित बस सुन लो, मजा एक बार सुन लो, थोड़ा बहुत लिख लो, बाकी तो समझने वाली बात है ये, है ना, समझने वाली बात है। आपको पता ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स जो होते हैं, ग्लेशियर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका मतलब समझाता हूं। क्योंकि क्या होता है, हिली एरियाज में जब स्नोफॉल होता है तो आइस जम जाती है। अब थ्रू आउट द ईयर तो बारिश नहीं होती, तो नदियों में पानी कैसे आता? तो जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, उनमें जो आइस है वो धीरे 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 मेल्ट होती है। ग्लेशियर से धीरे धीरे जब आइस मेल्ट होती है तो हमें साल भर नदियों में पानी मिलता है, राइट। लेकिन अब जैसे जैसे, एक तो ये फायदा हुआ, और दूसरा फायदा पता ग्लेशियर्स का क्या है? यानी एक तो वो थ्रू आउट द ईयर आपको पानी दे रहे हैं, दूसरा फायदा पता क्या है ग्लेशियर का? कि वो ग्लोबल वार्मिंग जो होती ना उसको कंपनसेट भी कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंपनसेट भी कर रहे हैं। कैसे कंपनसेट कर रहे हैं? जब समर्स में टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट होते हैं।
ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो पानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी कहाँ से आएगी? काइनेटिक एनर्जी से, यानी एयर की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एयर की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो एयर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर जितना बढ़ना चाहिए उतना टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, यानी ग्लेशियर्स इस ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर रहे हैं, उतना टेम्परेचर नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये ग्लेशियर्स खत्म होते जाएंगे फिर इस टेम्परेचर के इफेक्ट को कोई कंपनसेट करने वाला नहीं हो जाए, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन उसको हम कम, ये ग्लेशियर्स ही नहीं होंगे तो फिर इनको कौन कंपनसेट करेगा भाई? इनको कौन कंपनसेट करेगा? तो ये एक और बड़ा इश्यू है, इसलिए ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसलिए भी क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हमें पानी मिलता रहे, और इसलिए भी ताकि वो टेम्परेचर को इतना बढ़ने देवे, यानी स्नोफॉल होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा स्नोफॉल होगा वो हमारे लिए उतना ही, यानी बैलेंस होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, लाइफ में ये जो अनबैलेंसिंग होती ना, ये जो यूनिवर्स, ये अर्थ, नेचर जो क्रिएट हुई ना, ये बड़ी बैलेंसिंग से है। इसमें कुछ भी जब अनबैलेंस्ड होता ना तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने से कोई हर जगह मान लो स्नोफॉल होगा तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन जगह कुछ जगह स्नोफॉल होना चाहिए। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ना हिली एरियाज, और ये कितना सोचा समझा, हर एक तरीका, हर एक इतना सेटल्ड है जिससे हम आराम से जी पा रहे हैं। खैर ये सारी बातें हुई, और भी एग्जाम्पल्स है जो मैं ले सकता हूं यहां पर, बट कुल मिला के एट द एंड ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने क्यों दिए हैं पता है आपको? ताकि आज से एक चीज समझ लो, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए आप लोगों को दिए हैं जिससे आपको ये याद रहे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस, वैसे मैं लिखवा चुका हूं, ऑब्लिक सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ग्लेशियर बनने में हीट कहाँ लगती है बेटा? स्नोफॉल हो रहा है उससे बनता है। डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, यानी जब तक किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर या सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। और एक क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा हुआ है, फिर से पूछ रहा हूं, लास्ट क्लास में भी पूछा था, H2O लिक्विड से H2O गैस में आप जा रहे हो, H2O लिक्विड से H2O गैस, इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, टोटल एनर्जी एक बार वापस, यानी लास्ट क्लास में भी लिखा था ताकि अच्छी तरह से याद रहे, काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर होगी क्योंकि टेम्परेचर बराबर है। टेम्परेचर 100 डिग्री, 100 डिग्री, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। और टोटल एनर्जी क्या होती? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए टोटल एनर्जी भी H2O गैस की ज्यादा होगी। राइट। और यहां पर मैं एक और चीज बता दूं जो आप लोगों ने बहुत सालों से पढ़ा हुआ है कि सर गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। तो मैं बता दूं, आपने केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर किया है, जबकि काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल भी आती है, रोटेशनल भी आती है और वाइब्रेशनल भी आती है। सॉलिड्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ट्रांसलेशनल कम होती है। गैसेस की ट्रांसलेशनल ज्यादा होती है, वाइब्रेशनल कम होती है। इसीलिए जो आपने इतने सालों से पढ़ा है कहीं पर भी, वो केवल ट्रांसलेशनल के बारे में पढ़ा है। मैं यहाँ पर ट्रांसलेशनल की नहीं, मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, यानी उसमें ट्रांसलेशनल भी आ गया, रोटेशनल भी आ गया और उसमें वाइब्रेशनल भी आ गया है। तो ये ध्यान रखना और ये अच्छी तरह से याद रखना। तो फाइनली अब यहां पर ये चीज क्लियर होगी कि काइनेटिक एनर्जी जो है, कोई सा भी सब्सटेंस हो, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये एक
सब्सटेंस के लिए किसी का किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर ए सब्सटेंस, यानी टेम्परेचर, मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी में तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, या यूं कह तो टेम्परेचर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। राइट, यस। अब बेटा एक चीज मैं बता दूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, बीच बीच में जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इधर उधर के कमेंट या रिलेवेंट क्वेश्चन पूछें। इरिलेवेंट यानी हो सकता है आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं केवल इसी की बात करता हूं। ये कोई तुम क्या मतलब, वो थोड़ी मैं गूगल थोड़ी हूं कि कोई ये पूछ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूं तुम्हारे क्वेश्चन का भी जवाब दे दूंगा। भाई इतने सारे काम एक साथ थोड़ी कर पाऊंगा मैं, है ना, इतने सारे काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जो इससे कनेक्टेड चीज है उसी के क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको आंसर दे दूंगा, अदरवाइज नहीं दे पाऊंगा, है ना। चलिए, हर्षित हाफ एम वी स्क्वायर में ये वी जो है वो ट्रांसलेशनल स्पीड है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, तो वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देगी, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देगी। रोटेशनल ऐसे नहीं होती, वाइब्रेशनल अलग होती, स्प्रिंग में जो होती ना वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, तो वो एक अलग चीज होती है। ट्रांसलेशनल मोशन पता है वर्ड ट्रांसलेशनल, आप दौड़ रहे हो दैट इज ट्रांसलेशनल। एक बॉल है वो जगह पर है लेकिन रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, स्पिन कर रही है, दैट इज रोटेशनल, दैट इज रोटेशनल। वाइब्रेट करना, स्प्रिंग है वाइब्रेट कर रही है, वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन सब में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसलेशनल में भी हो रहा है, रोटेशनल में भी हो रहा है, वाइब्रेशनल में भी हो रहा है। राइट, चलो जी, अब यहां पर नाउ अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये तो बात हो गई हीट, वर्क और एनर्जी की, जो मुझे समझाना था। अब इस चैप्टर में और भी कुछ डेफिनेशंस है, उसकी बात करेंगे। तो हेडिंग डालो, सम बेसिक डेफिनेशंस। सम बेसिक डेफिनेशंस, इसमें सबसे पहले लिखो सिस्टम। सिस्टम क्या है? अब थोड़ा बहुत सारी डेफिनेशन है, देखो इस सब्जेक्ट में, इस जो चैप्टर है ना उसमें क्लियरिटी बहुत जरूरी है, हर एक वर्ड की क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी जाके ये चैप्टर समझ में आएगा। तो हर एक छोटी छोटी डेफिनेशन भी हम यहाँ पर लिखेंगे ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। बस मैं ये कहूंगा जो मैं कह रहा हूं बस उसको सुनो, है ना, उन चीजों को और भूल जाओ अभी दुनिया में और क्या है, बस जो मैं कह रहा हूं उसका, क्योंकि बहुत सारे कभी कभी कुछ कमेंट आते हैं जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं होता। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई ये कहते कि ये पढ़ा रहा हूँ, बात कर रहे हैं हम शायद ग्लोबल वार्मिंग की, ग्लेशियर्स की, कोई कहता है सर यूक्रेन का वॉर क्यों हुआ। अरे भाई उसका क्या कनेक्शन है? तो बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो जिस जो कनेक्टेड है सब मैं बता दूंगा, ये भी ध्यान रखो। तो मैंने कुछ नहीं सोचना, जो उससे कनेक्टेड चीज है जो तुम्हारे को सोच सकते हो वो सब मैं बता दूंगा, वो सारी चीजें वहां पर आई। सोचो आप कितने सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर लिए हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए केवल एक चीज को समझाने के लिए कि हाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, वो चीज आपको समझनी है। तो लिखिए सिस्टम, एनी मैक्रोस्कोपिक पार्ट, any macroscopic part of the universe under observation is called system.
अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। मतलब क्या हुआ, अभी समझा रहा हूं। एक कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, यहां पर ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी, तो ये कंटेनर आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया। एक कंटेनर में पानी बॉयल हो रहा है, यूं मान लो यहां पर ये गैस बर्नर है, गैस बर्नर, और यहां पर पानी क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, सिस्टम है भाई, ये हमारा एक सिस्टम है। तो जिसमें हम चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां जो चेंजेस हो रहे हैं उसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये मेरा सिस्टम है। यहां जो चेंजेस हो रहे हैं उसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये मेरा सिस्टम है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एनी मैक्रोस्कोपिक पार्ट। ये क्यों लिखा मैंने, ये वर्ड क्यों आया, तो यहां पर अब मैं आपको बताता हूं। एक वर्ड होता है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझाता हूं। ये जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स, इनफैक्ट दो देर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। हम जो पढ़ रहे हैं वो है मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये पूरी हमारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। ऑब्जर्वेशन यानी ये सब जो इसमें जो भी रूल्स है, लॉज हैं, वो सब हमने ऑब्जर्व किए, हमने देखा है कि यार ऐसा होता है। जैसे आपने सुना होगा यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, कंजर्व है, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जब भी हमने कुछ ऑब्जर्व किया है, तो एक कंटेनर के अंदर कुछ सब्सटेंस था, सब्सटेंस जो था वो बल्क में था। बल्क का मतलब ये नहीं कि 1 टन 2 टन बल्क, और बल्क तो ऐसे ही और है भाई। इवन 1 ग्राम सब्सटेंस भी होता ना, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 की पावर 22 23 24 इस रेंज में होते हैं, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। चाहे वो 1 ग्राम या 1 मिलीग्राम भी होता है, तो बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी बल्क, यानी 1 ग्राम 1 मिलीग्राम भी बल्क ही है। तो उसे कहा जाता है मैक्रोस्कोपिक पार्ट, यानी बल्क। और हमारी जो पूरी थर्मोडायनेमिक्स है, ये हमने बल्क से ही ऑब्जर्व की है, और वापस अप्लाई भी बल्क पर ही होती है। दूसरी थर्मोडायनेमिक्स कौन सी होती, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स, जिसका एक को नाम है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं कि यार 4 एटम है तो क्या हुआ है, 5 एटम है तो क्या है, 6 एटम है तो क्या है, यानी यहां से उसको थ्योरी डेवलप की जाती है, और फिर उनको स्टेटिस्टिक्स लगा के 4 एटम 5 एटम कैसे बिहेव कर रहे हैं, फिर उनको हम बहुत सारे एटम्स पर अप्लाई करते हैं। उसे माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं या स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। स्टार्ट कहां से होती, 2 एटम 4 एटम 5 एटम। लेकिन मैं आपको बता दूं, 5 एटम अलग तरह से बिहेव करते हैं, और 5 मोल एटम अलग तरह से बिहेव करते हैं। दोनों का बिहेवियर अलग होता है, वही एटम्स होते हैं, बट 5 है तो उनका बिहेवियर अलग है, वही 5 मोल है तो उनका बिहेवियर अलग होता है। आप समझ, सर ऐसा क्यों, तो इसको ऐसे समझ लो, एक खड़ा आदमी, अकेला आदमी जो होता ना, उसका बिहेवियर बड़ा नॉर्मल होता है। लेकिन वही इंसान अगर किसी भीड़ में खड़ा हो, तो वही मारो पीटो फेंको उड़ा दो, लैंग्वेज ही बदल जाती साहब। नहीं, तुम लोग खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्लास के अंदर, हाँ, क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हो तो कुछ भी चिल्ला रहे हो, और वो अकेले किसी टीचर के सामने खड़े हो तो एकदम यस सर, नो सर, बिल्कुल सर, और ये क्लास में खड़े हो तो हाँ, नहीं, डिफरेंस आता है नहीं आता है, क्या करो, नेचर ही ऐसी। समझ में आई मेरा, तो 5 एटम अलग तरह से बिहेव करते हैं, 5 मोल अलग तरह से करते हैं। तो हम यहां पर बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक की, इसीलिए हम कभी भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम कभी भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं लेंगे कि यार इस कंटेनर में 2 एटम है सर, सोचो 2 एटम है तो क्या होगा, नहीं, 5 एटम है, नहीं। हम हमेशा सोचेंगे कंटेनर में बहुत सारे एटम्स हैं, कंटेनर में बहुत सारे एटम्स है। दीपक, उसी को बल्क कहते हैं बेटा, एक बार में सुनने की आदत डालो, है ना। जेई के लिए अगर बहुत सारी चीजें 10 10 बार एक चीज को सुनोगे तो कुछ नहीं, बोल दिया मैंने। तो बल्क का मतलब जब बहुत सारे एटम्स हो, मैंने बोला भी था कि बल्क का मतलब 1 टन 2 टन नहीं है, 1 ग्राम 2 ग्राम भी बल्क काउंट होता है। समझ में आई बात, तुमने सुना नहीं इसीलिए थोड़ा ढंग से सुनो, राइट। तो हम जब भी बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक की बात ही करेंगे। तो एनी मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम।
उसे हम कहते हैं सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं, सेकंड पर, सराउंडिंग्स। इसमें एस हमेशा लगाया जाता है। सराउंडिंग्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, sorry, remaining part of the universe, not under observation, which can interact with system, which can interact with system, is called surroundings. Remaining part of the universe which can interact with system is called surroundings. मतलब क्या हुआ, सुनना मेरी बात। इस रूम में मान लो कुछ भी, एक आपके कमरे में एक हॉट कप ऑफ टी रखा हुआ है, हॉट कप ऑफ टी रखा हुआ है, और वो हॉट कप ऑफ टी आपका मान लो सिस्टम है। तो आपको भी पता, हॉट कप ऑफ टी जो है वो हीट लूज कर रहा होगा, हीट लूज कर रहा होगा, एनर्जी लूज कर रहा होगा, और आपके रूम की जो एयर है वो उस एनर्जी को गेन कर रही होगी। तो आपके रूम की जो एयर है वो उसके लिए क्या हो गई, सराउंडिंग्स हो गई। एवं हो सकता है थोड़ी बहुत हीट आप भी गेन कर लो तो आप भी उसके लिए सराउंडिंग्स हो जाओगे। लेकिन मान लो आपके रूम की विंडो खुली हुई है, तो कह सकते हो सर कुछ हीट तो बाहर भी चली गई, रूम से भी बाहर चली गई, तो बाहर की एयर भी उसके लिए क्या हो गई, सराउंडिंग्स हो गई। अब कह सकते हो सर वहां से तो वो गली की एयर भी कनेक्टेड है, तो वो भी उसके लिए सराउंडिंग्स हो गई। सर वहां से तो फिर सब कुछ कनेक्टेड है, तो यह सब कुछ उसके लिए क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा। यस, हम यही कहते हैं कि अगर हॉट कॉफी हमारा सिस्टम है, रूम्स खुले हुए हैं, सब कुछ ओपन है, तो ये मानते हैं कि हॉट कॉफी आपका या हॉट कप ऑफ टी आपका सिस्टम है, तो बाकी बचा हुआ पूरा यूनिवर्स उसके लिए क्या है, सराउंडिंग्स है। अनलेस अनटिल आपने कुछ बहुत ही आइसोलेशन नहीं कर दिया, और नहीं सर मैंने एकदम रूम को बिल्कुल चारों तरफ से पैक किया हुआ है, एकदम क्लोज्ड है, तब तो ठीक, अलग बात है। नहीं तो हॉट कप ऑफ टी आपका सिस्टम है, तो बाकी बचा हुआ पूरा यूनिवर्स उसके लिए क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा। इसीलिए यहां पर हम मानते हैं कि सराउंडिंग्स की जो साइज है वो बहुत बड़ी होती है सिस्टम से, यानी सराउंडिंग्स बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू दी सिस्टम। बिल्कुल, प्रवीण ने सही लिखा है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स को यूनिवर्स मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो, क्योंकि बचा हुआ पूरा यूनिवर्स हम मान लेते हैं कि, क्योंकि देखो परफेक्ट आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, कुछ ना कुछ तो कनेक्ट हो ही जाता है, इसीलिए उसे आप पूरा सराउंडिंग्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच कैन इंटरेक्ट विथ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाने जा रहा हूं जो बहुत काम का है। ये थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना ये थ्योरी बहुत ढंग से सुनना। ये हर एक सेंटेंस में जो यहां बोल रहा हूं ना, वो हर सेंटेंस काम का है, आगे कहीं ना कहीं आपको ये कुछ ना कुछ समझाएगा। तो यहां पर क्या नोट करना है वो मैं बता रहा हूं। तो जैसा अभी मैंने कहा कि जो सराउंडिंग्स होती है ना, इनकी साइज बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो सिस्टम में कुछ भी चेंज होता ना, तो उसके कारण सराउंडिंग्स में जो चेंज होता ना वो बहुत थोड़ा सा होता है, क्योंकि सराउंडिंग्स बहुत बड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो हॉट कप ऑफ टी है, उसका टेम्परेचर मान लो इनिशियली कुछ 100 डिग्री था। आपको ही पता है कि थोड़ी देर में उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से 60, फिर 30 डिग्री के कुछ आसपास आ जाएगा, जो भी रूम टेम्परेचर है वहां तक आ जाएगा। बट क्या लगता है, रूम की एयर का टेम्परेचर क्या 30 से 35 हो जाएगा, या वो 2-3 डिग्री बढ़ जाएगा? उसमें तो सच कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूम बहुत बड़ा है, सराउंडिंग्स बहुत बड़ी है। तो सराउंडिंग्स की प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है। तो यहां पर लिखिए, चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सराउंडिंग्स shall be considered
very small due to its large size. Due to its large size. ये सेंटेंस सारे याद रहने चाहिए एज इट इज, जैसे मैं लिख रहा हूं ना कि हाँ सराउंडिंग्स की डेफिनेशन, सराउंडिंग्स के बाद ये जो पॉइंट लिखा है, चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ द सराउंडिंग्स शैल बी कंसिडर्ड वेरी स्मॉल ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, यानी उसकी प्रॉपर्टीज में जो चेंज होगा वो बहुत कम होना चाहिए। राइट तो सर यूनिवर्स का भी सिस्टम नहीं बन सकता, मोहित मान लो पूरे यूनिवर्स को सिस्टम मान लो, तो फिर कह दो उसके लिए कोई सराउंडिंग ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं आप कह सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। नाउ थर्ड पॉइंट पर आ रहा हूं, बाउंड्री। एनीथिंग which separates a system from its surroundings. Anything which separates a system from its surroundings. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर की बात करें, ये कंटेनर है, इसमें पानी बॉयल हो रहा है, तो ये कंटेनर की वॉल्स क्या हो गई, ये इसकी बाउंड्री है। एयर क्या है, सराउंडिंग्स है। पानी क्या है, सिस्टम है। तो ये कंटेनर की वॉल्स क्या हो गई, इसके लिए बाउंड्रीज हो गई। ठीक है, जो भी सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करें। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो बाउंड्रीज होती ना, बाउंड्रीज में बी रियल और इमेजनरी, यानी मे बी रियल और इमेजिनरी। क्या मतलब हुआ इसका, कि बाउंड्रीज हो सकता रियल में हो सकता ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये बाउंड्री दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, लेकिन यहां पर भी एयर है जो कि सराउंडिंग्स है, पानी जो है वो आपका सिस्टम है। तो हम कहते हैं इन दोनों के बीच में, एयर और पानी के बीच में, यहां पर भी एक इमेजिनरी बाउंड्री है। इमेजिनरी बाउंड्री है इन दोनों के बीच में। तो बाउंड्रीज रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। इवन इसे ऐसे कह सकते हो, दिव्यांशु बार बार मत लिखो, जिस चीज का मतलब नहीं है बार बार अच्छी बात नहीं है। समझ में आया? जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हो, जिस रूम में बैठे हुए, इवन उसको इमेजिन करो कि आधा रूम आपका सिस्टम है, बाकी का आधा रूम आपकी क्या है, सराउंडिंग्स है। सोच सकते हो, बाउंड्री में इमेजिन कर सकता हूं कि यार यहां तक का मेरा सिस्टम है। जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, मैं कह सकता हूं या रूम है, तो यार ये मेरा सिस्टम है, इमेजिन कर रहा हूं, और ये मेरी क्या है, सराउंडिंग्स है। ऐसे कर सकते हो आप। ब्रेकर यानी इन दोनों के बीच में इमेजिनरी बाउंड्री है, ये इमेजिनरी बाउंड्री है। तो बाउंड्रीज रियल भी हो सकती है, बाउंड्रीज इमेजिनरी भी हो सकती है, और बाउंड्रीज के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसे रियल, इमेजिनरी। और कुछ आइडिया है आप लोगों को, बताइए, और कुछ आइडिया बाउंड्री के? लिखो लिखो, कुछ भी आइडिया हो कि हाँ सर बाउंड्रीज और किस तरह की हो सकती है। एयर की, एयर को तो कुछ कंसिडर करोगे ना शशांक बेटा? एयर अगर कुछ एयर ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो बिल्कुल सही। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, सही कहा। एडियाबेटिक, आइसोथर्मल नहीं बोला जाता उसको, डायाथर्मिक बोला जाता है, डायाथर्मिक। एडियाबेटिक का मतलब नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर। ऐसी बाउंड्री जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर ना हो, एडियाबेटिक, यानी इसके थ्रू हीट कैन ट्रांसफर। नॉर्मली जो कंटेनर होते हैं अंदर गर्म पानी है तो हीट अंदर से बाहर आएगी, लेकिन जो थर्मस फ्लास्क होता है उसकी बाउंड्रीज कैसी होती है, एडियाबेटिक होती है। जो थर्मस फ्लास्क होता है ना, उसकी बाउंड्रीज एडियाबेटिक होती है, उससे हीट बाहर
नहीं आती है। देखो परफेक्ट तो वो भी नहीं होता, बट थर्मस फ्लास्क की बाउंड्री को आप एडियाबेटिक बोल सकते हो। नॉर्मली जितने भी कंटेनर होते हैं वो सारे डायाथर्मिक होते हैं। जैसे आजकल हम पानी की बोतल नहीं होता है, इंसुलेटिंग बॉटल्स है, वो इंसुलेटर जो होते हैं, इंसुलेटिंग बॉटल्स जो होती है वो एक तरह से एडियाबेटिक बोल सकते हो। बाकी नॉर्मल जो भी कंटेनर है वो सब डायाथर्मिक है। राइट। हाँ। बीर मणि का कहना, सर गजब समझाते हो। चलो अच्छी बात है बेटा। हाँ ऐसे लिख दिया करो, नहीं तो बीच बीच में कोई यार ऐसे वैसे भी लिख देता, सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो वो बड़ा सा अजीब सा लगता है। हाँ भाई, बीच में थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए। बाकी मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको, हर एक चीज़ समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। बस मैं तो ये कहूँगा आप लोगों से, समझ लो कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो मैं बस समझा रहा हूँ वो समझते रहो। ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो रिजिड और नॉन रिजिड। नॉन रिजिड का मतलब मूवेबल, और रिजिड का मतलब नॉन मूवेबल। नॉन मूवेबल, जैसे पिस्टन लगी हुई जो बाउंड्रीज होती है, पिस्टन लगी हुई जो बाउंड्री होती है वो क्या मूवेबल होती है। जो बाउंड्री मूव कर जाए वो क्या है, नॉन रिजिड। जो मूव ना करे वो है रिजिड। आपके कमरे की जो वॉल्स है वो सब रिजिड बाउंड्री है, वो मूव नहीं करती, वो मूव नहीं करती है, तो इसीलिए वो सब रिजिड है। नॉन रिजिड में क्या आ जाएगा, पिस्टन लगा हुआ कंटेनर है, पिस्टन लगा हुआ कंटेनर, पिस्टन मूव करेगा। बलून की जो बाउंड्रीज होती है, एक बलून है उसकी जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, मूवेबल होती है। अगर मूवेबल है तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, अगर मूवेबल बाउंड्री है तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और इसमें एक और चीज ध्यान रखना, अगर तीन बाउंड्रीज नॉन मूवेबल है और एक मूवेबल है तो भी मूवेबल कहलाएगी, तो भी वो मूवेबल कहलाएगी। राइट। तो यहां पर पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल। रिजिड बाउंड्री जो वॉल्स की आपके कमरे की जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं रिजिड। यानी अगर एक सिस्टम की सारी बाउंड्रीज रिजिड है, एक सिस्टम की बाउंड्रीज रिजिड है, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। रिजिड बाउंड्रीज है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, नॉन रिजिड है तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। इसके अलावा और बात करें, परमिएबल और इम्परमिएबल, इसके बाद हमें डिस्कशन भी करना है तो बस टाइम होने वाला। परमिएबल, इम्परमिएबल क्या मतलब हुआ, परमिएबल जिसके थ्रू मैटर ट्रांसफर हो सके, जिसके थ्रू मैटर ट्रांसफर हो सके। कोई कहता है सर सेमी परमिएबल, तो सेमी परमिएबल भी डिपेंड करता, सेमी परमिएबल के थ्रू कुछ ट्रांसफर होता है कुछ नहीं होता है। तो देखो, जिसके थ्रू कुछ मैटर पास हो रहा है वो परमिएबल है, अगर मैटर पास नहीं हो रहा है तो वो इम्परमिएबल है। तो ये बाउंड्रीज के अलग अलग टाइप है, रिजिड, इमेजनरी, सॉरी रियल, इमेजनरी, एडियाबेटिक, डायथर्मिक, रिजिड, नॉन रिजिड, परमिएबल, इम्परमिएबल। राइट। अब इसका यूज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इस चैप्टर से अभी यही कर रहे हैं, दैट्स इट। इससे आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगा। जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 30th को जो आपका टेस्ट है उसमें थर्मोडायनेमिक्स नहीं आएगा, उसमें मोल, उसमें मेनली सॉलिड स्टेट आएगा, थोड़ा सा कहीं मोल के कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कंसंट्रेशन के वो भी नहीं दूंगा। ठीक है। तो मैं मोस्टली क्वेश्चन उसमें सॉलिड स्टेट के ही होंगे। नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ना है, शीट को जो मैंने दी है उसको अच्छी तरह से लगाना है। तो फोकस अभी होमवर्क वाला वही है, इसको बस वापस से थोड़ा डेफिनेशंस को याद कर लें, क्या क्या मैंने बताया, बाकी समझाने वाली चीजें हैं जो समझ में आनी चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, लगभग 20 मिनट बचे हुए हैं, तो इसको यहीं पर मैं एंड कर रहा हूं। सॉलिड स्टेट की जेई एडवांस पर आ जाते हैं, है ना, सॉलिड स्टेट की जेई एडवांस पर आ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है सर पढ़ा दो बेटा। मैं एक चीज बोलता हूँ सारे बच्चों को, जेई की तैयारी जब हम कर रहे हैं ना तो उसमें होमवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेई की तैयारी में होमवर्क जो है ना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हम होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो बहुत कुछ मिस कर जाते हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए हमारी लाइफ में जेई की तैयारी में मैं एक लाइन बोलता हूँ, जिसका होमवर्क नहीं उसकी रैंक नहीं।
जिसका होमवर्क नहीं उसकी रैंक नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, नो होमवर्क नो रैंक। आपकी रैंक केवल इस पर डिपेंड करेगी कि आपने कितना होमवर्क किया है, कितना आपने होमवर्क किया है। अब आप देखो, सोचो, जेई एडवांस 2020, खैर मैं क्लास में करवा चुका हूँ, ये किस्मती होती बेटा। मुझे नहीं लगता कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट यानी एग्जैक्टली विथ डेटा पहला ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ नहीं करना है। बाकी जो हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जेई में, लेकिन कुछ ना कुछ तो अलग होता है ना, डेटा बदल जाता है, थोड़ा तरीका अलग होता है। बट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने पूछ लिया भैया डायमंड की डेंसिटी। खैर इन्होंने डायमंड वर्ड नहीं लिखा, मैंने क्लास में जब करवाया तब डायमंड की डेंसिटी पर, यहाँ डायमंड वर्ड नहीं, लेकिन पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि ये डायमंड है। चलिए अब आप देखो क्वेश्चन नंबर, सारे जेई के क्वेश्चन दे रखे हैं, 22, 21, 20, 18, है ना। तो बोलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इन्होंने क्या किया, ढंग से पढ़ना इस क्वेश्चन नंबर 2 को, कौन कहाँ है वो डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट मेड ऑफ कैटाइन एक्स एंड एनाइन वाई शोन बिलो, आयंस ऑफ ओनली वन फेस आर शोन फॉर क्लियरिटी। एक फेस के आयंस को दिखाया गया। तो वाई कहां पर है, सभी कॉर्नर पर। एक्स कहां पर है, फेस के सेंटर पर। एक्स कहां पर है, फेस के सेंटर पर। तो अब पहले तो आप ये बताओ, इसके अंदर ध्यान रखना, बहुतों को लगता है सर ये तो एफसीसी हो जाएगा, ये एफसीसी नहीं है। ये है ना, ध्यान रखना, ये एफसीसी, क्योंकि एफसीसी में कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। एफसीसी में कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, जबकि यहां पर तो वो कर रहे हैं, यहां पर वो कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, एक्स के कितने एटम्स है, वाई के कितने एटम्स है, तो हर एक कॉर्नर पर सब यानी 1/8 × 8, तो एक हो गया। इसके एक्स के फेस के सेंटर पर है, फेस सेंटर कितने 6, तो इसके हो गए 3 और इसका हो गया 1। समझ में आया, यानी इसके 3 है और इसके 1 है। ये तो एक बात हो गई। अब यहां पर हमें रिलेट करना है इस चीज को, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन 4/3 पाई, वाई का तो एक ही एटम है तो RY3, बट एक्स के कितने 3 एटम है तो 3RX3 अपॉन A3। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर रेडियस और इनमें सब में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। तो अब यहां पर हमें इसको एक रिलेशन ढूंढना है। क्या ढूंढोगे, तो A = कितना आ गया, एक तो 2y, A = कितना आ गया 2y, और दूसरा एक और रिलेशन जो होगा स्क्वायर प्लेनर वॉइड का भी वही रहता है, तो RX/RY = 0.414। क्या करो, सबको y की टर्म्स में पुट कर दो, ए को भी रेडियस ऑफ y की टर्म में,
रेडियस ऑफ एक्स को भी वाई की टर्म में यहां पुट करके आंसर निकाल लीजिए। बट आप सोचो, अच्छा खासा कैलकुलेशन है, अच्छी खासी कैलकुलेशन है यहां पर। ये सिंपल क्यूबिक नहीं है बेटा, सिंपल क्यूबिक नहीं है। सिंपल क्यूबिक में कहां एटम होता है? यहां पर क्या दे रखा है? ओनली वन फेस, एक फेस को दिखाया गया है। सिंपल क्यूबिक में क्यूब का सेंटर होता है। सिंपल क्यूबिक में क्यूब का सेंटर होता है, समझो बेटा। ये फिगर समझ में नहीं आ रही तो जो मैं कह रहा हूं, उन्होंने एक फेस दिखा रखी है, सीधा सीधा ये सिचुएशन दे रखी उन्होंने, समथिंग लाइक दैट, 1 2 3 4, और ये बीच में एक एस है। ये एक फेस है, आपको इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। एफसीसी अलग होता है यार, या तो ये यूज कर लो, ऐसे नहीं करना चाहो तो इसको रिलेट कर लो, उससे भी आ जाएगा। √2a = बट ये वॉइड उसी तरह से बन रहा है तो 0.414, स्क्वायर प्लेनर वॉइड भी उसी तरह से होता है। पहचाना कैसे? एक फेस दे रखा है, या तो ऐसे यूज करो, स्क्वायर प्लेनर वॉइड बोला था। अच्छा, इसको डायरेक्ट नहीं यूज करना चाहते हो, √2a = क्या कर लो, √2a = 2rx + 2ry, ऐसे कर लो। ये यूज मत करो, छोड़ो, ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, तब भी आंसर वही आएगा, तब भी आंसर वही आएगा। तो ये एक फेस है, यही तो बेटा जेई है, यही तो जेई। जेई वालों को थोड़ी कह देंगे सर ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ लिखा हुआ है। एफसीसी में क्या होता है? कॉर्नर वाला डायग्राम ऐसे नहीं बनता। अगर एफसीसी बनाओगे तो पता कैसे बनेगा? छोटा सा बनाता हूं। एफसीसी में क्या होता है? एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, और ये उसी साइज का एक और एटम। ये एफसीसी की एक फेस है। यहां सिचुएशन अलग है, ये ना बीसीसी है ना एफसीसी है, कुछ और कोई नाम नहीं है, एक नया है बेटा। यहां पर अब कुछ फिक्स नहीं है, तो यहां इसीलिए जेड नहीं आया। इसके 3 एटम है तो यहां 3, इसका एक एटम है तो यहां एक आ गया। चलिए आगे बढ़ते, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं। बहुत टाइम निकाल दिया इसी में। सब सही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 भी सही है, क्वेश्चन नंबर 9 भी सही होगा, सब सही है, गलत कुछ नहीं है ऋषि, सब सही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या किया? हाँ, ये CH Cl स्ट्रक्चर है, ये CH Cl स्ट्रक्चर है, लेकिन इन्होंने पता क्या किया है? प्रेजेंट अलग तरह से किया है, प्रेजेंट अलग तरह से किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने क्या किया? एक क्यूब का आधा पार्ट और दूसरे क्यूब का आधा पार्ट, एक क्यूब का आधा पार्ट और दूसरे क्यूब का आधा पार्ट, चलो बना ही लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, देखा जाए तो ये क्यूब का सेंटर है, इस क्यूब के सेंटर पर एक कैटाइन है, और इस क्यूब के सेंटर पर ये चारों एनाइन है, ये एक्स और ये एम, एक एम और एक एम। बट ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, ये भी एक्स है, तो ये कौन से वॉइड में हुआ? क्यूबिक वॉइड में। ये कौन से वॉइड में हुआ?
क्यूबिकॉइड में। यानी ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? CsCl स्ट्रक्चर। तो यहां पर इस पोर्शन को, तो इन्होंने इसको दिखाया और इन चारों को दिखाया। आप इससे देखो तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Mx हो जाएगा। अब इससे सोचो, सारे आंसर अपने आप आ जाएंगे, सारे आप आंसर। और डी ऑप्शन गलत है क्योंकि क्यूबिकॉइड ऑक्यूपाई हो रहा है, तो R प्लस अपॉन R माइनस का रेशियो कितना होगा? 0.732। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का R 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 8 होगा, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल, तो बॉन्ड लेंथ क्या है? ये कैटाइन, ये एनाइन, तो √3a/2 ये बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। √3a/2 ये बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है। बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ अपॉन ए, तो ए यहां से हट के यहां आ गया 1.732, 1.732 डिवाइडेड बाय 2, ये बॉन्ड लेंथ अपॉन ए। आई थिंक ये वैल्यू आ रही है 0.866। क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको पता है NaCl, इन्होंने, अब मैं जो समझाता था आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने स्टार्टिंग पता कहां से की है? इन्होंने स्टार्टिंग कहां से की है? NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, लेकिन उन्होंने ऐसे समझा कि केटाइन जो है वो FCC बना रहे हैं और एनाइन जो है वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। एनाइन जो है सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इस चीज को। रिमूव ऑल द एनाइंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। रिमूव ऑल द एनाइंस, यानी एनाइंस, अब ये लगता है सर सेंट्रल पर तो नॉर्मली NaCl में तो केटाइन होता है, और क्योंकि क्यूब का सेंटर जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है और उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में केटाइन जाता है, नॉर्मली हम बोलते हैं। बट ये जेई वालों ने उल्टा किया। उन्होंने क्या कहा? NaCl के स्ट्रक्चर को पूरा उल्टा सोचो। कैसे सोचो? Na प्लस आयन FCC लेटिस बना रहा है, और यानी ये FCC बना रहा है, और X जो है वो कहां जा रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इसके भी 4 एटम होते हैं, इसके भी 4 होते हैं। ये कहां पर है? कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। ये कहां पर है? क्यूब के सेंटर पर, सेंटर ऑफ क्यूब एंड एच सेंटर, राइट। और ये कहां पर है? कॉर्नर पर, कॉर्नर के अलावा और कहां पर है? तो फेस सेंटर एंड फेस सेंटर। अब हमने क्या किया? एक्स के सारे एनाइंस को हटा दिया एक्सेप्ट दी सेंट्रल वन, तो सेंटर पर तो एक ही बचा है, यानी 4 में से कितना बचा? 1। बाकी 3 को हटा दिया साहब, ये एक चेंज किया हमने, राइट। फिर रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर्ड केटाइन बाय एक्स। फेस के सेंटर पर टोटल नेट कितने केटाइन है? 3। उनको हटा के, यानी केटाइन कितना रह गया? अब 1, उसकी जगह एनाइन डाल दिए, तो एनाइन वापस कितने हो गए? 4। इधर से 3 कम हुए क्योंकि इसकी जगह पर एनाइन डाल दिए, तो ये वापस से हो गए 4। रिमूव ऑल दी कॉर्नर केटाइंस, तो बचा ही कॉर्नर पर है, उसको भी गायब कर दिया, ये आ गया साहब। रिप्लेस द सेंट्रल एनाइन विथ केटाइन, तो सेंट्रल पर जो एक एनाइन छोड़ा था ना, उसको भी हटा दिया और उसकी जगह क्या डाल दिया? केटाइन, तो ये आ गया 1। लास्ट में क्या पूछा है? एनाइन टू केटाइन का रेशियो जो कि 3:1 है। ए 1 2 3 हर क्वेश्चन को करोगे, देखो सोचना पड़ेगा। जेई एडवांस के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि हवा में हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा।
उन्होंने पूरा ही बदल दिया, कैटाइन की जगह एनाइन, एनाइन की जगह कैटाइन। बहुतों ने पढ़ के ही छोड़ दिया, सर ये क्वेश्चन तो बोनस होगा। क्यों बोनस होगा? कि सर इन्होंने तो लिखा हुआ था कि ऑक्टाइडल वर्ड में एनाइन जा रहा है। सर ऑक्टाइडल वर्ड में तो कैटाइन जाता है, एनाइन थोड़ी जाता है। सर ये तो गलत है, छोड़ के आ गए। ये तो जा रहे हैं। समझ में आई? तो इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत ढंग से करोगे तभी कर पाओगे, चाहे 17, चाहे 16, चाहे 15, जल्दबाजी में नहीं होगा। सॉल्यूशन चैप्टर बेटा बहुत टाइम लगेगा, अभी वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हैज क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरे ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन क्या बना रहा है? एफसीसी। तो कितने हो गए? 4। एंड m फ्रैक्शन ऑफ octahedral होल्स ऑक्यूपाइड बाय द एल्यूमिनियम। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते कितने? 4। उसमें से m फ्रैक्शन, उसमें से m टाइम्स, यानी m की वैल्यू कम होगी, एल्यूमिनियम ऑक्यूपाई कर रहा है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? एल्यूमिनियम। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? मैग्नीशियम। अब यहां पर ये ध्यान रखना कि अगर ऑक्साइड आयन 4 है तो इस पर चार्ज कितना है? -8। तो इन दोनों पे चार्ज कितना होना चाहिए? +8। अब किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है वो देखना है। तो सोचो एल्यूमिनियम आयन +3, मैग्नीशियम +2, तो ऑब्वियसली इसका एक और इसके, ऐसे तो हो नहीं सकता। टोटल +8 का क्या चाहिए? तो यानी इसके 2 और इसका 1, तभी +8 हो जाएगा। इसके 2 आयन है तो +6, इसका 1 है तो +8। अब यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं? 2। होते कितने हैं? 4। यानी कितने फ्रैक्शन? 1/2। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहे हैं? 1/2। टेट्राहेड्रल कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं? 1/8। ये आंसर आ गया, आगरा। सब बताऊंगा बेटा, सब में थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में डेंसिटी दे रखी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये वैसे कैलकुलेशन हो सकती, बाकी कॉन्सेप्चुअली तो बड़ा सिंपल सही है। एफसीसी की बात हो रही है, डेंसिटी 8 दे रखी है, 4 मॉलिक्यूलर मास निकालना है अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और एज लेंथ है 400 पिकोमीटर, यानी 10⁻⁻12। लेकिन हमें किस में पुट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो यानी इंटू 10⁻⁻10 की पावर 3। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट करके सॉल्व करने ना, यहां से मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा और उससे आगे हो जाएगा। चलिए आज के लिए अब ये भी तक यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। यू मान के चलो अभी तक हमने कहां तक कर लिए? 7 तक किए हैं, 7 तक। उसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुभांकर सब सही है, तुम डिसाइड मत करो, कम से कम इतना तो समझ लो कि तुम खुद डिसाइड कर लोगे कौन सा सही और कौन सा गलत है, तो फिर तो क्या होगा, है? बिना पूछे बिना कुछ पहले ही तुम डिसाइड कर लो बेटा। बहुत बढ़िया। हमें क्या करना है फिर? तुम ही सब कर लो। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, है ना? तो होमवर्क आज कुछ नया नहीं है। एक तो देखो टेस्ट आ रहा है तो उसकी तैयारी करो।
उसके लिए आपको अब क्या करना है, ये ये एडवांस की टू एडवांस को पूरा कर लेना, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन किए हैं पूरी शीट को वापस से लगा लो, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन वापस से कर सकते हो वो वाप करो, ज्यादा से ज्यादा जो किए हैं S1 O1 उनको फिर से कर लो, उनको फिर से कर लो। और मैंने एक और चीज कही थी, सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो एनसीईआरटी से पढ़ लेना, सेमीकंडक्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो एनसीईआरटी से पढ़ लेना, क्योंकि उस पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो अच्छी तरह से पढ़ लेना। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।